हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में भाग 2 हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद भाग 3 में हम लोग देखें कि भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें 6 मूल अधिकार थे। मूल अधिकार कितने थे? पहले थे 7, फिर बाद में कितने हो गए? 6। तो उन 6 अधिकारों में पहला जो अधिकार था वो क्या था? समता या समानता का अधिकार। क्योंकि टोटल जो मूल अधिकार थे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक थे। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 3 में उनका उल्लेख था। मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 6। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो जो पहला अधिकार था अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक तो था। तो उसमें पहला जो अधिकार था वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक था। कौन सा था? समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद हमने इधर लिख दिए हैं। लेकिन बात आती है जब भाग 3 12 से 35 तक है तो 12-13 कहाँ गए? ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य के बारे में है। राज्य का मतलब ये मत सोचिए कि ये जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात हो रही है। संविधान की भाषा में राज्य का मतलब राज्य भी हो गया, केंद्र भी हो गया, प्लस यहाँ जो हमारे जिला और ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो शासन व्यवस्था है, वो आ गई। कौन कौन आ गए? तीनों। राज्य का मतलब हमारे इसमें राज्य भी आ गए, केंद्र भी आ गया, और जिला ब्लॉक का जो प्रशासन है। राज्य का मतलब ये मत सोचिए कि खाली उत्तर प्रदेश राज्य की बात नहीं है। राज्य का मतलब क्या? संविधान की भाषा में राज्य का क्या मतलब है? संविधान की भाषा में राज्य का मतलब हुआ क्या? उत्तर प्रदेश राज्य। राज्य का मतलब तीनों चीजें हुई। राज्य भी हुए, केंद्र भी हुआ, और उसके साथ जिला और ब्लॉक का जो प्रशासन है वो भी हुआ। तो ये कहा गया है 12 में कि कभी भी इसकी परिभाषा भी दी गई है। जो समानता की मूल अधिकार की परिभाषा है कि हमको संविधान द्वारा कुछ ऐसे मूल अधिकार दिए गए। इसमें परिभाषा का भी जिक्र है। अनुच्छेद 12 में क्या है? उसकी परिभाषा भी दी गई है कि भारतीय संविधान में हमको कुछ मूल अधिकार दिए हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। जैसे कल्पना करिए कि हमको जेल में बंद कर दिया जाए। तो जेल में बंद कर दिया जाए तो आप इधर उधर घूम सकते हैं? घूमने की आज़ादी मिली है ना हमको। हम जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। बोलने की आज़ादी मिली है, नहीं मिला है? हम बोलते हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हम कहीं सभा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जेल में बंद हो गए तो कहीं सभा इकट्ठा कर सकते हैं? कहीं घूम फिर सकते हैं? तो इसी तरह से जो आज़ादी है वो छीन जाती है, हमारे मूल अधिकार छीन जाते हैं। तो और एक चीज़ है, अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि बोलने के लिए हम कुछ बोल दें, किसी को लगे गाली देने, ठीक है, आलतू फालतू करने लगे, जो कि संवैधानिक की दृष्टि से क्या हो? गलत हो। तो बोलने की आज़ादी है, लेकिन अभी नहीं कि प्रधानमंत्री जी को कुछ कह दे और राष्ट्रपति जी को कुछ कह दीजिए, विदेश वालों को कुछ कह दीजिए। किसी को ऐसा कुछ मत बोलिए जो कि दूसरे को अच्छा न लगे, ठीक है। अच्छा का मतलब संविधान की दृष्टि से गाली देना जैसे गलत है ना। अपने देश के विरोध में कुछ बोलना, बोलने का मतलब हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने लगे तो ये गलत है ना। तो ये आज़ादी नहीं। घूमने का मतलब कि घूमने के लिए कह दिया गया कि अच्छा हमको तो कानून में घूमने की आज़ादी है, तो साइकिल ले लिए, साइकिल चला के किसी के घर में घुस गए। कहाँ चल गए? किसी के घर में घुस गए। ऐसा नहीं ना है। कहीं मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है, उसी में धड़धड़ा के चले गए। क्या भैया हमको तो घूमने की आज़ादी है,
तो घूमने की आज़ादी है, लेकिन जब तक आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि एक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती राज्य या केंद्र, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता राज्य जो कि उसके मूल अधिकार को छीन ले, उसके मूल अधिकार को छीन ले। यानी हमारे मूल अधिकार को कोई भी राज्य, राज्य का मतलब शासन से है, यानी संसद से है, संसद कानून से है, कोई ऐसा कानून बनाकर हमारे मूल अधिकार छीन नहीं जा सकते। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा और सब सजा दी जाएगी, तब हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं। तो ये किस में है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या है कि अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो गलत है, कोई ऐसा काम करते हैं गलत है, तो आपके अधिकार को कम कर दिया जा सकता है, मूल अधिकार आपके कम कर दिए जाए। कोई भी आप गलत काम करते हैं तो आपके मूल अधिकार को कम कर दिए जाएंगे। और एक बात है इसमें एक चीज़ है कि ये कहा गया है कि जो नियम कानून पहले थे, जो नियम कानून, जैसे संविधान अपना लागू हुआ कब? 1950 में, 1950 में कानून बना। तो इसके पहले भी कानून बने होंगे, संविधान में जो नियम कानून थे वो नियम कानून बने रहेंगे, ठीक है, उसको नहीं बदला जाएगा। जो संविधान के बाद में नियम कानून है वो भी रहेंगे, बशर्ते पहले का नियम कानून अगर किसी के मूल अधिकार को डिस्टर्ब कर रहा है, मूल अधिकार को क्षति पहुंचा रहा है, तब इस कानून को बदल सकते हैं। संविधान के पहले और बाद के कानून, संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद के कानून को हम ऐसे नहीं बदल सकते। अगर कोई ऐसा कानून है जो कि नागरिक के मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को नहीं देता है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों को क्या कर सकता है? बदल सकता है, ठीक है। तो संविधान लागू होने से पहले जो कानून है और बाद के जो कानून है उसे हम बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। अगर वो ऐसे कानून हैं जो कि किसी के अधिकार को कम करते हैं, किसी के अधिकारों को ठेस पहुंचाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हैं, तो उसे हम बदल सकते हैं। यही है संविधान 13 में, ठीक है। लेकिन इसी में एक पर्सनल लॉ है, 1937 में बना था पर्सनल लॉ, ठीक है। यानी कानून बनाने के पहले से, कानून बनाने के, संविधान के निर्माण के पहले से है ये। इसमें क्या है? इसमें हिंदू के लिए अलग नियम है और मुस्लिम के लिए अलग नियम है। ये कहीं चीज़ें हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। इसी में मुस्लिमों के लिए 3 तलाक था, इसी में मुस्लिम के लिए क्या था? 3 तलाक। तो 3 तलाक में क्या था? ये किसी भी दृष्टि से समानता की बात नहीं करता था, क्योंकि उसमें पुरुष को तो अधिकार मिले थे, पुरुष 3 बार तलाक कह दिए, महिला से छुटकारा मिल जाता था, मुस्लिम महिलाओं से। 3 तलाक के बारे में जान रहे हैं कि नहीं? 3 तलाक एक ऐसा कानून है कि अगर कोई, जैसे हिंदू, ये मान लीजिए ये मुस्लिम है, ये पुरुष है, ये महिला है, तो इस पुरुष महिला का शादी हो गया, अगर ये पुरुष 3 बार केवल मुंह से बोल दे तलाक तलाक तलाक, तो इसकी शादी टूट जाती थी, ये महिला को छोड़ सकता था, ठीक है। जैसे हम लोग छोड़ छोड़ती नहीं होता है, तो वहीं तो ये महिला को छोड़ देता था। ये पुरुष के लिए तो सही है, लेकिन महिला का मूल अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है कि नहीं? महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है ना। तो ये जो 3 तलाक है, इस पर्सनल लॉ में था, आज़ादी से पहले ये कानून था, ठीक है। पर्सनल लॉ कब बना है? आज़ादी कर संविधान बनने से पहले। लेकिन चूंकि ये गलत था, इस वजह से इसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। तो 13 में यही था कि अगर कोई
कानून पहले है और बाद में है तो उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन खत्म तब कर सकते हैं जबकि कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये उल्लंघन कर रहा था कि नहीं, महिला के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, तो इसे हम लोग खत्म कर दिए। तो इसे खत्म कर दिया गया 3 तलाक को। ठीक है, तो ये हो गया 12 और 13। 12 में क्या था कि हम कोई भी राज्य किसी का मूल अधिकार छीन नहीं सकता, और 13 में क्या था, अधिकारों को कम कर दिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा आप अनैतिक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपके अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। अगर संविधान से पहले कोई कानून बना है और बाद में बना है तो उसे हम, अगर वो गलत है तो उसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 की बात आती है। अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता, यानी जो अपना कानून है, कानून के समक्ष क्या है, समान होंगे सभी। जैसे देखते हैं ना कि कानून जब देखते हैं टीवी वीवी में देखते हैं तो जो एक पुतला रहता है उसके आँख पे पट्टी बनी रहती है, तराजू लिए रहता है ना, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। क्यों? वो अपने आँख पर पट्टी बांधे रहता है, तो अपने आँख पर पट्टी बंधी रहती है ना, इसलिए कि हम देखेंगे नहीं, हम केवल फैसला सुनाएंगे। जो साक्ष्य हमारे सामने आएंगे, जो हमारे सामने एविडेंस रहेंगे, एविडेंस मतलब जो साक्ष्य रहेंगे, ये नहीं कि हम देखेंगे कि किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, वो हम बिना देखे, पट्टी का मतलब कि बिना देखे हम फैसला सुनाएंगे। जो सही साबित होगा कोर्ट में, कानून में, जो कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायालय में जो सही रहेगा, सही साबित होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, जो गलत साबित होगा उसे सजा दी जाएगी, हम बिना देखे। इसीलिए आंख पर जो है क्या बनी रहती है, पट्टी बनी रहती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कानून के आंख में जो पट्टी बंधी होती है, उसका मतलब समझ में आया क्यों पट्टी बंधी रहती है? इसलिए कि वो बिना देखे जो सही रहे, जो दिखाई देगा, जो साक्ष्य प्रस्तुत, जैसे हमारे सामने 2 लोग आए, अब जो सही गलत जो प्रस्तुत करेगा, जिसका सही, जो सही प्रस्तुत करेगा उसको सही माना जाएगा, जो गलत प्रस्तुत करेगा उसको गलत माना जाएगा, यही ना, बिना देखे। इसीलिए कहते हैं कि कानून अंधा होता है। अंधा होने का मतलब ये नहीं कि उसका आँख फूट गया है, वो बिना देखे सही और गलत का निर्णय करेगा। उसके सामने जो सही साबित होगा उसको वो सही ठहराएगा, और जो गलत साबित होगा उसे गलत। तो वही है कि कानून या विधि के समक्ष समानता। ये कौन सा अनुच्छेद है? 12। और एक चीज देखिए, इसमें 2 चीज है। कानून को समान संरक्षण, यानी हमारे यहाँ जो कानून है उसको एक समान संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण माने, संरक्षण का मतलब कि कानून सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि देखिए, ऐसा था कि जो अमेरिका था, अमेरिका में ऐसा होता है जैसे 5 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है, तो दोनों के लिए कैसे एक समान कानून बना देंगे? 5 साल के बच्चे के लिए और 20 साल के बच्चे के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कानून है। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि समान कानून बनाएंगे तो 5 साल के बच्चे के लिए जो कानून है वहीं 20 साल के लिए बच्चे के लिए बना देंगे। तो यही है कि थोड़ा बहुत कुछ उदारता होना चाहिए। ये जो कानून को संरक्षण है, ये थोड़ा बहुत उदारता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भारी काम करने वाला चीज है, बहुत वजन उठाने वाला है, तो उसमें मैं कहेंगे कि भैया महिला पुरुष समान है, तो महिलाओं को भी कह देंगे कि उनको भी, उनसे भी भारी सामान उठवाइए। ये उदारता की बात है कि अपने से जो है क्या करते हैं, वहाँ उनको थोड़ा सा उदार कर दिया जाता है, तो उनको उस जगह नहीं लगाया। जैसे कहीं युद्ध लगा, युद्ध चल रहा है, तो सैनिक क्या होते हैं, पुरुष रहते हैं ना, तो पुरुष को भेजा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत लचीलापन है। तो ये अमेरिका के संविधान में था, और ये ब्रिटेन में था, इंग्लैंड में था, कानून के समक्ष समानता। तो 80% अमेरिका से ले लिया गया है और 20% इंग्लैंड से ले लिया गया है।
ये तो ये जो अपना जो है 14वां है, आप लोग ये याद रखेंगे कि 14वां क्या है। 14वां कौन सा अनुच्छेद है? विधि या कानून के समक्ष समानता। 14वां क्या है? विधि या कानून के समक्ष समानता। क्या है 14वां? विधि या कानून के समक्ष समानता। क्या है? विधि या कानून के समक्ष समानता। इसमें एक एबी-डेसी का सिद्धांत होता है। एबी-डेसी का सिद्धांत एक ये शास्त्री थे, समाज सेवी थे। एबी-डेसी ये नाम है। एबी-डेसी क्या है? नाम है। ये नाम क्या है? इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। अगर पूछा जाए कि एबी-डेसी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो क्या कहेंगे? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। ठीक है, कि एबी-डेसी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। अच्छा, एक चीज और है, ये जानते रहिए कि इसमें जो है ये सबको समान संरक्षण इसलिए नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति हो गए, उनको हम उनका अधिकार नहीं छीन सकते, उनका मूल अधिकार नहीं छीन सकते। उनको जो है हम कोई सजा या उस तरह का नहीं कर सकते। राज्यपाल को सजा नहीं दे सकते। क्यों सजा नहीं? राज्यपाल या राष्ट्रपति को क्यों नहीं सजा दे सकते? क्योंकि अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर फांसी भी होती है तो भी वो अपनी सजा माफ कर सकता है। तो सोचिए, अगर राष्ट्रपति जी को अगर सजा दे दिया गया, ठीक, तो उन्हीं को फांसी होना है और वो है राष्ट्रपति, अपना सजा माफ नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना। तो इनको जो है ये है कि इनको सजा नहीं दे सकते। राज्यपाल को भी 162 में है कि इनको भी सजा नहीं दे सकते। तो अब दिक्कत क्या हुआ कि क्या इनको सजा नहीं देंगे तो क्या इसका मतलब कि राष्ट्रपति या राज्यपाल कुछ कर दे अपने मन का? तो इस पर क्या हुआ था, संविधान कौन कौन बना रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। इन दोनों में काफी बहसा बसी हुई, काफी झगड़ा हुआ। इस बात को, झगड़ा का मतलब काफी बहस हुआ कि यार ये बताइए कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों लोगों को अगर हम सजा वजा नहीं दे पाएंगे, तब तो इसका मतलब ये लोग तो अपने मन का काम करेंगे। तब ये हुआ कि ऐसा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सजा हम नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही अपने पद से हटेंगे, जैसे ही अपने पद से हट जाएंगे, इनको पूरा जिस तरह से कानून से सजा हम दे सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति कोई गलत काम करते हैं तो पहले क्या किया जाएगा? उनको अपने पद से हटाया जाएगा। उसके बाद जो न्यायालय निर्णय देगा, जो कानून निर्णय देगा, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, वही मान्य होगा। लेकिन अगर ये अपने पद पर बने हैं तब इनको सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो सजा देने के लिए इन दोनों को पहले अपने पद से हटाया जाएगा। तब ये बात क्लियर हुई। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि संविधान बनाने वाले कितना माइंडेड रहे होंगे, कितना माइंडेड रहे होंगे, हर चीज को किस तरह से बना रहे हैं। तो 15वां देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर क्या है? समानता। कौन कौन? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर, इनके आधार पर इनको समान रखेंगे। इसमें एक बात आती है आरक्षण की। आरक्षण, ठीक है, तो इसमें आरक्षण जो है, आरक्षण की बात यह है कि जैसे आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग आरक्षण क्या है? जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। ठीक है, आप सोचिए, कल्पना करिए आरक्षण का कितना फायदा। आरक्षण का मतलब जो पीछे के लोग हैं, जो पीछे की जातियां हैं, उनको एक समान करने के लिए आरक्षण बनाया गया है। मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबे कुचली जातियां हैं, उनको बराबर करने के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण कभी भी जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। आरक्षण में धर्म नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का अलग हो गया और मुस्लिम धर्म का अलग।
आरक्षण हिंदू में अलग दिया जाएगा, मुस्लिम में अलग दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। आरक्षण हमेशा जाति को देखकर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नौकरी है, उस नौकरी में 100 सीट है, नौकरी में कितने सीट है? 100 सीट है। तो ये जनरल में, जनरल माने जो उच्च वर्ग है, ठीक है, जनरल माने जो उच्च वर्ग के हैं, ओबीसी माने जो उससे डाउन है, और एससी एसटी जो एकदम निम्न स्थिति में, जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग किस में आएंगे? एससी एसटी में, ठीक है। तो अगर इनका 120 नंबर पे इनको नौकरी मिल रही है, तो इनको कितने पर मिल जाएगी? 100 नंबर पर। तो इनको कितने पर मिल जाएगी? 70 नंबर। वहीं एक ही नौकरी के लिए, एक ही चीज के लिए, ये जो उच्च वर्ग वाले हैं इनको 120 नंबर पाना पड़ेगा, ये नौकरी है मान लीजिए, और ये ओबीसी वाले जो हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग वाले, जिनको 100 नंबर पाना पड़ेगा, और इनको क्या नंबर पाना पड़ेगा? 70 नंबर। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको उतनी सुविधा ही नहीं है कि ये पढ़ें, इनको पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। तो सरकार क्या करती है कि इनको आगे ले जाने के लिए कि ये लोग भी इनके बराबर हों, ठीक है, इनको बराबर पीछे से एक सपोर्ट देती है। जैसे मान लीजिए यही है, अगर मेरी ऊंचाई इतनी कम है, ठीक है, अगर मैं सोचता हूं मैं यहाँ तक पहुंचूं, तो नीचे एक कोई तख्ता लगा दूं, उस पर खड़ा हो जाऊंगा तो बराबर हो जाऊंगा ना। तो ये जो आरक्षण है इसी तख्ते का काम करता है, ये जो आरक्षण है वो इसी तख्ते का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है कि अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ लेगा, थोड़ा सा भी मेहनत कर देगा, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको कम नंबर पर ही नौकरी लग जाएगी, उनको इनके बराबर, चूंकि इनको ये उच्च वर्ग के हैं, इनको ये उच्च जाति के हैं, तो इनको जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपके पास नहीं है। तो इसीलिए आरक्षण का प्राविधान किया गया है। तो इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर है। आरक्षण किस आधार पर है? जाति के आधार पर। तो यहाँ पर है कि हमें धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है, यानी सबको एक समान देखना पड़ेगा, ठीक है। और बता दिए कि कहीं अगर थोड़ा बहुत उदारता रहती है कि अगर महिलाओं को कोई भारी काम नहीं करने दिया जाता, ऐसा होता है ना, युद्ध होता है तो महिलाओं को नहीं भेजते हैं, किनको भेजा जाता है? पुरुषों को। तो कुछ मामलों में उदारता रहती है। अगला क्या है? लोक नियोजन में समानता, जो नौकरी है उस नौकरी में भी समानता दी जाएगी। तो वही बात है कि ये नौकरी में इनको क्या है? समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि धर्म जाति के आधार पर इनको भेदभाव किया जाएगा। इसी नौकरी में इनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर क्या था? भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर में प्रवेश, इनको इस जाति को, जो उच्च जाति है, उनको मंदिर में जाने देंगे, इनको जाने नहीं देंगे। पहले होता था, पहले क्या था? पहले टीवी सीरियल में देखेंगे तो ये धर्म जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाओं को बहुत सा सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं को बहुत जगह पढ़ने नहीं दिया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। मंदिर में कोई अन्य निम्न जाति का चला जाता था तो उसको दर्शन नहीं करने दिया, मंदिर में घुसने नहीं देते थे। ऐसा देखेंगे टीवी में, तो पहले इस तरह की बातें होती थी। तो ये जो भेदभाव होता था, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता, नहीं करेंगे, या जन्म, जाति, लिंग, वंश में समानता ये किस में है? 15 में। लोक नियोजन यानी नौकरी में, जो नौकरी है IAS, PCS, DM, कलेक्टर जो बनते हैं, उसमें भी सबको समानता दी जाएगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान है। जो निम्न वाले हैं उनको क्या किया जाएगा? अधिक सुविधाएं देके, उनको वेटेज देके, आरक्षण के तहत उनको लाभ दिया जाएगा, उनको बढ़ा दिया जाएगा। ये भी होता है, जैसे 100 सीट है
मान लीजिए आपकी 2 सीट है, तो इन 2 सीट में अब सोचिए ये है, अगर इसमें 1 लाख लड़के हैं, अगर इसमें 1 लाख लड़के हैं, इसमें 50,000 लड़के हैं, ठीक है, और आपके यहाँ क्या हुआ कि इसमें केवल 1,000 लड़के हैं, ठीक है। सीट कितनी है? सीट मान लीजिए 100 सीट है, तो इसमें हो गया 50 सीट, इसमें हो गया 27 सीट, 23, इसमें मान लीजिए 3 सीट। तो इस 3 सीट पर यानी 3 पद जो है, ठीक है, इसमें 3 पद पर दूसरे लोग नहीं आ जाएंगे, 3 पद पर वही लोग जाएंगे जो SC और ST के होंगे, जो निम्न जाति के होंगे वही भरे जाएंगे, इसमें कोई दूसरा नहीं भरे जाएंगे। तो फायदा है कि नहीं? इसमें लड़के भी नहीं मिल पाते, स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि देखिए पढ़ने की स्थिति है, पढ़ते ही नहीं। जो आपके यहाँ तो कुछ सुविधा भी है, बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ पानी तक नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पर कहीं पढ़ने की सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ पर ऐसी ऐसी जातियाँ हैं, यहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, क्या स्थिति है, तो यहाँ पर सीट ही नहीं मिल पाती। बात समझ में आ रही है? तो नौकरी में भी समानता होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, इसमें क्या है? छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत माने जैसे कोरोना हुआ था ना, तो एक दूसरे को लोग छू नहीं रहे थे, पता है? तो हमारे संविधान में ये है कि हम छुआछूत का विरोध है। छुआछूत का मतलब ये छुआछूत हम जाति के आधार पर नहीं कर सकते, जाति धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई उच्च जाति वाला कहे कि हम निम्न जाति वाले को नहीं छुएंगे, इसके छुआ पानी नहीं पिएंगे, तो ये भेदभाव हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें एक छूट है कि अगर कोई लाइलाज बीमारी है, महामारी है, बीमारी से बचने के लिए अगर आप किसी को छूने से बचते हैं तो वो कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। बीमारी के लिए करेंगे तब अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन वैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस तरह से भेदभाव करेंगे तो वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, ठीक है। ये है अस्पृश्यता का अंत, माने छुआछूत का अंत। ये किसमें है? 17 में। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब जो पहले जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो उसमें तरह तरह की उपाधि थी। उपाधि मतलब पद, जो बड़े पद पर, जैसे जो राजा था उसे क्या कहते थे? महाराज कहते थे। महाराजा धीराज पधार रहे हैं उनका नाम लेकर, कहते थे ना, महाराज अकबर, महाराजा धीराज अकबर, इस तरह से था ना। तो जो नाम था, नाम के आगे जो महाराज, इसी तरह से अंग्रेजों ने सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय की उपाधि, राय बहादुर, ये सब उपाधियां हैं, लगाते थे कि राय बहादुर शास्त्री, इस तरह से राय नरेंद्र देव, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उपाधियां लगाते थे। तो ये उपाधि आप नहीं लगा सकते, हमारे संविधान में ये कहा गया कि ये सब उपाधियां आप नहीं लगा सकते। अगर कोई राष्ट्रीय सम्मान है, जैसे भारत रत्न का सम्मान कोई पा गया, सब उच्च राष्ट्रीय सम्मान है, भारत रत्न पा गया, तो ये नहीं कहेंगे कि भारत रत्न, जैसे मान लीजिए सूरज भारत रत्न पा गए, सम्मान पा गए, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, तो सूरज पा गए भारत रत्न, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि भारत रत्न सूरज कुमार, मतलब अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते। तो ये राष्ट्रीय सम्मान पाएंगे तो उसे हम सरनेम के लगा सकते हैं, अपने नाम के पहले लगा सकते हैं? नहीं। कोई उपाधि लगा सकते हैं? नहीं। इसका अंत कर दिया गया। हाँ, अगर कोई शिक्षा वाला काम है, कोई शिक्षा वाला है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई रैंक है, जैसे आर्मी में कोई रैंक है, ब्रिगेडियर है, इंस्पेक्टर है, दरोगा है, तो दरोगा राम मिलन यादव, दरोगा महिपाल, जिस तरह से लगा सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय, ठीक है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव, ब्रिगेडियर सूर्य, तिरंगा पिक्चर में देखे हैं? तिरंगा मूवी देखे हैं? कोई देशभक्ति है,
तो ब्रिगेडियर लगा सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा और रैंक वाली चीजें लगा सकते हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर रमेश कुमार लगा सकते हैं, और डॉक्टर इंजीनियर विजय बहादुर लगा सकते हैं, ब्रिगेडियर सूर्यदेव लगा सकते हैं, इंस्पेक्टर लगा सकते हैं। अगर कोई लगा देता है सर राम सहाय, सही है कि गलत है? गलत है, इसको नहीं लगा सकते। तो हुआ क्या, 12 में क्या था? परिभाषा था राज्य, और राज्य जो है किसी का नियम का मूल अधिकार छीन नहीं सकता। 13 में क्या था? अगर कोई हम गलत काम करते हुए पाए जाते हैं तो हमारे जो अधिकार हैं, वो मूल अधिकार है, उनसे कम किया जा सकता है। जो संविधान बनने से पहले और बाद के नियम कानून है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई वो ऐसा कानून है जो किसी के मूल अधिकार का हनन करता है तो उसे हम बदल सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। 14 में क्या है? विधि और कानून के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म जाति के आधार पर, लिंग भाव के आधार पर समानता। 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। याद रहेगा? चलिए, अच्छा कुछ बातें जान जाइए। ये जो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के हैं। मूल अधिकार क्या है? व्यक्ति के हैं। वो व्यक्ति के अधिकार अगर छीन लेते हैं तो वही बताए ना कि जेल वाली स्थिति हो जाती है। हमें कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा, हमें कहीं घूमने नहीं दिया जाएगा, जेल में बंद हो गए। तो जेल में तो बहुत 10% अधिकार दिए जाते हैं। अगर सोचिए जेल में 10% वो अधिकार छीन लिए जाए तब का स्थिति होगी। तो ये जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगा सकते हैं। मूल अधिकारों पर रोक कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। रोक लगाने का मतलब अस्थायी रोक, परमानेंट नहीं। जैसे युद्ध चल रहा है पूरे देश में, युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, सूरज गए घूमने, जाके सेना में लड़ाई हो रही है, सूरज कहेंगे अरे हमको तो घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है सबके अधिकारों को क्या कर सकता है? अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है, मतलब रोक सकता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए। जब तक युद्ध चलेगा आपके अधिकार रोक दिए जाएंगे और फिर बाद में दे दिए जाएंगे। संसद क्या है? संसद पूरा का पूरा आपके अधिकार छीन सकता है। आप कोई गलत काम करते हैं, कोई इस तरह के काम में पाए जाते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, तो आपके सारे के सारे अधिकार, मूल अधिकार कौन छीन लेगा? संसद। तो मूल अधिकारों को कौन छीन सकता है? संसद। मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निलंबित कौन कर सकता? संसद प्रतिबंधित कर सकता है और निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और एक चीज, मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारे मूल अधिकार, मान लीजिए हमको मूल अधिकार नहीं मिल रहा है, मूल अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, हमको घूमने नहीं दिया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, है ना। कहीं हमको कोई चीज नहीं हमको मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो यही हमारे जो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और एक चीज याद कर लीजिए कि ये जो मूल अधिकार है उस पे वो वाद योग्य है, मतलब उस पे वाद विवाद किया जा सकता है। मूल अधिकारों पर वाद विवाद किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार वाद योग्य है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? मूल अधिकार वाद योग्य है। अगर ये पूछा जाए कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो कितनी बातें हैं, बस मोटी मोटा आप कुछ बातें जानते रहिए। अच्छा एक चीज और यहाँ जान रहिए, अस्पृश्यता का जो कानून था, जो छुआछूत का कानून था, वो 1955 में बना था, तो वो थोड़ा कठोर नहीं था, लेकिन 1989 में और सख्त कर दिया गया, ठीक है, छुआछूत के लिए। पहले सती प्रथा थी, नहीं था,
सती प्रथा का मतलब कोई आदमी मर जाता था तो उसकी पत्नी भी आग में जलकर मर जाती थी। ये सब गलत था ना। ये सब बाल विवाह था, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता था, छोटे छोटे बच्चे थे उनका विवाह करा देते थे। कुछ कभी कभी तो बिना देखे विवाह हो जाता था, ये भी स्थिति थी, पैदा हुए नहीं कि विवाह हो गया। ठीक है, तो ये सब बीमारियां थी, वो सब अब समाप्त हो गई हैं। तो अब ध्यान ध्यान दीजिए, देखिए समता या समानता के अधिकार में क्या है, 14 से 18 था। ठीक, 13 में क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार छीन नहीं सकता। ठीक है, 13 में क्या कहा गया है, 12 में कहा गया है कि राज्य किसी का मूल अधिकार छीन नहीं सकता। 13 में कहा सकता है मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है अगर आप गलत काम करते हुए, हाँ गलत काम करते हैं तब। और ये है कि पहले से संविधान बनाने के पहले से जो कानून रहेंगे वो कानून संविधान के बाद भी रहेंगे यदि वो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं तब। माने उल्लंघन किसी नियम, संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो जो कानून पहले थे वो कानून बाद में भी रहेंगे। क्योंकि 3 तलाक था, 3 तलाक किसी भी दृष्टि से सही नहीं था ना, इसीलिए उसको बाद में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि और कानून के समक्ष समानता। 15 क्या है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर समानता। 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए, चलिए बताइए, आप लोग ये बताइए कि जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? बहुत अच्छे। मूल अधिकार में अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? वेरी गुड। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। पहले कितने थे? अब कितने हैं? बहुत अच्छे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, विधि या कानून के समक्ष समानता ये किस अनुच्छेद में है? 14 में। बहुत अच्छे। अच्छा, कानून की आंख पर पट्टी बनी रहती है, पता है क्यों? कोई बता सकता है? अपनी भाषा में बताइए, बताइए। फैसला सुनाने के लिए। क्यों पट्टी बन गई? पट्टी बनने से क्या फैसला से मतलब है? वो देखेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, जो हाँ जो फैसला सुनाएंगे बिना देखे, कि ये नहीं कि जाति धर्म के आधार पर देख लें। ठीक। अच्छा, एबीडीसी का सिद्धांत है, एबीडीसी का सिद्धांत किसका उल्लेख करता है? किसके कौन से अनुच्छेद में है एबीडीसी का? 14 में। एबीडीसी का सिद्धांत यही कहता है कि कानून के समक्ष समानता। अच्छा, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं, लोक नियोजन में समानता जो है किस अनुच्छेद में है? 16। बहुत अच्छे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। वो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। वेरी गुड। अच्छा, उपाधियों का अंत भी किसी अनुच्छेद में है, वो कौन से अनुच्छेद में है? 18। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हम अपने नाम के आगे महाराज लगा सकते हैं? नहीं। सर लगा सकते हैं? नहीं। भारत रत्न लगा सकते हैं? नहीं। डॉक्टर लगा सकते हैं? हाँ। दरोगा लगा सकते हैं? हाँ। इंजीनियर? हाँ। वेरी गुड। ये चूंकि उपाधियों का अंत कर दिया गया था। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो एक व्यक्ति है भारत का जो प्रतिबंधित कर सकता है या अस्थायी रूप से रोक सकता है। अगर देश में कोई विपत्ति आ गई है तो कौन व्यक्ति है जो हमारे मूल अधिकार रोक सकता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड।
एक चीज और है कि अगर हम कोई गलत काम करते हुए पाए जाते हैं तो हमारे सारे अधिकार छीन सकता है कौन? संसद। वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए मुझे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों को कोई ऐसे अधिकार हैं जो नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि हमारे अधिकारों की, मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च और वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं या नहीं? वाद योग्य हैं या नहीं? क्या है? है। वेरी गुड। और ये जो मौलिक अधिकार है ये प्रवर्तनीय है या नहीं? प्रवर्तनीय है। वेरी गुड। चलिए बैठिए।